जी मित्रों, हाजिर हैं हम एक बार फिर से। नमस्कार आप सभी को, अभिवादन। और बात शुरू की थी हमने रूस और यूक्रेन के वॉर की करीब 4 दिन पहले, जब आपने पहले भाग में देखा। हमारे मित्र अभिजीत ने आपको उस दिन बताया था कि क्या पृष्ठभूमि थी जिसके अंदर ये तमाम बैकग्राउंडर बना, जिसके तहत ये बाद में आखिर वॉर शुरू हुआ, जो कि आज की स्थिति है। लेकिन आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे यूक्रेन की उस इकोनॉमी की जो 2010 के आसपास चरमरा रही थी। इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, बाकी देशों के मुकाबले में, आसपास के देशों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हालात ख़राब थे। और इसी बैकग्राउंड को आगे बढ़ाते हैं और आपको फिर हम लेकर चलेंगे लगातार इन एपिसोड्स के जरिए कि कैसे इस तरह से युद्ध के हालात आए, नेटो कंट्रीज़ का क्या रोल था, इकोनॉमी ने क्या भूमिका अदा की, इस पर हम और आगे बात करेंगे। अभिजीत, फ्लोर इज ऑल योर्स। और अब आप बताएं हमें कि सिचुएशन दरअसल क्या बनी और कैसे यहाँ तक आई। जी दस साहब, तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, 2010 में इलेक्शन हुए थे जिसमें जो यानुकोविच हैं, जिन्हें कहा जाता है कि वो प्रो रशियन थे, हालांकि वो प्रो यानुकोविच थे। वो यानुकोविच साहब खुद प्रो यानुकोविच थे। वो जहां से बेस्ट डील मिल सकती थी, बस वो उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि जो इनकी इकॉनमी है वो उसका बहुत बुरे दौर से, बहुत बुरे हालात से गुजर रही थी, जैसे कि, और फिर उसको ठीक करने के लिए ज़ाहिरी तौर पे इन्हें कुछ पहल करनी थी। और वो पहल दो तरीके से हो सकती थी। या तो ये ईस्टर्न एसोसिएशन एग्रीमेंट है जो यूरोपियन यूनियन इन्हें ऑफर कर रहा था, ये वो लेते। हालांकि उसमें सिर्फ उन्हें 610 मिलियन यूरोस मिल रहे थे। दूसरा ये था कि ये पुतिन साहब के साथ चले जाते। अच्छा, ये जो ईस्टर्न एसोसिएशन एग्रीमेंट है, ये 28 नवंबर को विल्नियस में 2013 में लिथुआनिया की कैपिटल में साइन होना था। लेकिन उसके पहले इनकी पुतिन साहब से एक बहुत ही क्लैंडस्टीन मीटिंग हुई थी और ये चीज़ फिर इसका स्कोप ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद से बेसिकली जो है, जो जनता है वो मुखालफत करने के लिए जो इंडिपेंडेंस स्क्वायर है वहाँ पे धीरे धीरे जमा होने लगी थी। और इसमें 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था जिनके अंडर में ये जमा हो रही थी। एक मिस्टर विटाली क्लिचको हैं, जो कि फॉर्मर बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं, आप जानते होंगे। एक सोबोदा नाम है, या आई डू नॉट नो सोबोदा, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मिस्टर ओलेग। और अल्ट्रा नेशनलिस्ट, इनका एक इंटरव्यू है जिसमें मैं सुन रहा था, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके की इनकी शख्सियत थी कि ये कह रहे थे कि जो मॉस्कोवाइट ज्यूज हैं, मतलब इन्होंने इस तरीके से रेफर किया था, मॉस्कोवाइट ज्यूज वो ही कंट्रोल कर रहे हैं और ये अपने मुल्क को उनकी गिरफ्त से बाहर लाना चाहते हैं। और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यूक्रेन में जितने भी अरबपति हैं वो सारे के सारे यहूदी हैं। तो कुछ इस तरीके के इनके ख्यालात थे। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि क्यों नियो नाजी कहा जाता है, कहाँ से नियो नाजी कैरेक्टर इनका आता है। हालांकि ये टोटल पॉलिटिकल विंग थी, ये मिलिट्री विंग नहीं थी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब इन्होंने वो स्वीकारा नहीं। अच्छा, जो ये एग्रीमेंट रशिया के साथ करना चाह रहे थे, जो 17 दिसंबर 2013 को साइन हुए थे, तो यूक्रेन की जो जनता है वो इसकी ज़्यादा मुखालफत बहुत ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि पुतिन एक ऐसी शख्सियत हैं जो बिना किसी समझौते के इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं दे सकते हैं। या तो वो आपसे कुछ ले रहे होंगे, या वो आपसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे होंगे, या फिर आपने जो नेशनल एसेट हैं क्या पता उन्हें गिरवी रख दिया हो। हालांकि ये सब बनी बनाई बात थी, इसमें कितना तथ्य है कितना तथ्य नहीं है, ये अभी कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरीके की चीज़ें नहीं निकली। इट वॉज जस्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। सो इन्होंने यूरोपियन यूनियन का जो ऑफर था उसे ठुकरा दिया था 2013 में, क्योंकि वो 610 मिलियन यूरोस का था। रशिया इन्हें 15 बिलियन डॉलर्स देने जा रहा था। अच्छा, उस टाइम जो यूक्रेन की जीडीपी है दैट कॉन्ट्रैक्टेड बाय 0.3%, इन्फ्लेशन उस टाइम 12% के करीब था, और जो इनकी जो नेशनल करेंसी है वो अगेंस्ट डॉलर अराउंड 20% कम हो चुकी थी। बहुत सारा एक्सटर्नल डेब्ट था, लगभग 140 बिलियन डॉलर का एक्सटर्नल डेब्ट था। इसीलिए यानुकोविच ने यह भी कहा था कि अगले 7 से 8 साल तक
at 20 billion dollar per year, we would be needing around 160 billion dollars so that we can fully integrate our economy up to the standard of European economy with the European Union. लेकिन वो तो खाली 610, मतलब अब आप ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हो. अच्छा, रशिया इसके साथ साथ यूक्रेन की जो गैस की जो बिलिंग थी वो अराउंड 2.7 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी. तो वो चीज भी रशिया लोन में कवर कर रहा था, और जो $400 पर 1000 क्यूबिक मीटर का जो प्राइस था गैस का, उसको भी डिस्काउंट करके $68.5 कर दिया था. ये सारी चीजें थी. तो ये जो समझौता हुआ था ये 17 दिसंबर को हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच में, जिसमें यानुकोविच थे और पुतिन साहब थे. और इसकी एक बड़ी फेमस फोटो वायरल हुई थी जिसमें यानुकोविच साहब इस तरीके से आंख मारते हुए नजर आए थे पुतिन साहब को. अब जो भी मैदान क्राइसिस जो था वो सारी चीजें इसके इर्द गिर्द घूम रही थी. और आप देखिए कि उस टाइम जब ये समझौता हुआ, इसको CNBC ने बहुत अच्छे से कवर किया है. अगर दर्शक चाहें तो पढ़ सकते हैं उस चीज को. इस पे जो व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना था कि हम इस एग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, और जो यूक्रेन की जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि पब्लिक को सुने, एहतजाजियों को सुने, और उनके अकॉर्डिंगली वो यूक्रेन के फ्यूचर को सोचें. जिसका मतलब ये था कि आप रशिया के साइड बिल्कुल भी मत जाइए, आप यूरोप के साइड आइए. और उन लोगों को एक बहुत बेहतरीन चूरन दे दिया गया था, मुझको लगता है, यूजिंग सम प्रोपेगेंडा. यूक्रेनियन जितने, स्पेशली जितने भी वेस्टर्न यूक्रेनियंस थे, उनको ये लगता था कि अगर ईस्टर्न एसोसिएशन एग्रीमेंट हुआ तो उसके बाद वीजा लेस एंट्री, और आज नहीं तो कल इट वुड बी जस्ट बी अ मैटर ऑफ डेज हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हो जाएंगे. हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, दूर दूर तक इस तरीके की कोई बात नहीं थी. हाँ, लेकिन चूरन तो खिलाया ही गया था. अच्छा, इस जो ये $15 बिलियन जो ओवरऑल इन्हें रशिया दे रहा था. अच्छा, मीनवाइल 2014 में जो इनको फॉरेन डेब्ट पेमेंट थी वो अराउंड $8 बिलियन की थी, जो कि यूक्रेन को करनी ही करनी थी. और इनके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे उनकी रेटिंग जो है वो B- में हो चुकी थी. अब B- इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जंक रेटिंग्स, जंक मटेरियल, गुड फॉर नथिंग. 8 बिलियन एक्सटर्नल डेट था जो देना था. हाँ. और this mechanism would have helped Ukraine to avert their balance of payment crisis for at least next 18 months. Okay. अब जो इनका इंडिपेंडेंस स्क्वायर है वहां पे 21 तारीख को ये न्यूज आई थी कि जो यानुकोविच साहब हैं वो ईस्टर्न एसोसिएशन एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं होंगे, और तभी से जो जनता है वो आने लगी थी. अब इसमें क्या था कि उस टाइम, जो ऐसी बात नहीं है कि वहां पे उस टाइम एग्जिस्टिंग नियो नाजीज नहीं थे इतना ज्यादा वो लाइमलाइट में नहीं थे. जैसे जो अज़ोव बटालियन है और जो इसकी एक पॉलिटिकल विंग है जिसे नेशनल कॉर्प्स कहा जाता है, ये 2014 के बाद लाइमलाइट में आई, क्योंकि 2014 के बाद से ये मिलिट्री के साथ ट्रेनिंग करने लगे. इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे थे. मैंने डिटेल्स आपको भेजी हैं, आप उसे बाद में दिखा दीजिएगा. और आप देखिए कि इस कदर इनको एक्सेस था कि ये सीधे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रिपोर्ट कर रहे थे. आर्मी ने ट्रेन करती थी एंड दे वुड गो टू मारियुपोल में. ये टैंक के साथ इन्होंने एंटर किया था, एक इस तरीके का भी वक्त था. अच्छा, तो जो स्वबोधा पार्टी थी तब तक ये लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल थे. तो जो पहले एक नॉर्मल कॉमन पब्लिक की भीड़ थी, लेकिन धीरे 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 उसमें जो राइट सेक्टर के लोग थे वो भी आने लगे थे. अभी इस तरीके की कोई बड़े लेवल पे वायलेंस नहीं हो रही थी. फिर दिसंबर 15 आता है, वहां पे मिस्टर मैकेन पहुंचते हैं. आपको उनका एसोसिएशन पता है कि लड़ाइयों से और इंटरफेरेंस से किस तरीके का रहा है, और उन्होंने मीटिंग की मिस्टर यासेन्युक से. यासेन्युक, आप गौर करें, ये वही आदमी है जिनको विक्टोरिया न्यूलैंड ने व्हाइल इन अ कन्वर्सेशन विद देन अमेरिकन एम्बेसडर टू यूक्रेन मेंशन्ड एज ही इज आवर गाय.
हम्म And this ओके guy, Oleg, he was from Svoboda, and there was another guy. The the first name was Andrei, and he was from ultra right wing party. जिनका ये कहना था कि रशियन लैंग्वेज शुड बी बैन इन यूक्रेन। तो पहले एक, हाँ, अब इसको मैं यहाँ पे पॉज करूंगा और एक वायलेंस कहाँ से उस भीड़ में आया, मैं उस चीज को मेंशन करना चाहूंगा। इस तरीके का एक बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल कल्चर होता जा रहा था यूक्रेन में, जहाँ पे ये कहते थे कि यूक्रेन फॉर यूक्रेनियंस एंड प्योर ब्लड यूक्रेनियन, जिसका किसी भी तरीके से कोई भी रशा से वास्ता ना हो। अगर आप यूक्रेन में रहते हो तो आपको यूक्रेनियन बोलना पड़ेगा। और इनकी कोशिश ये थी कि व्हाटसोएवर, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, जो यूक्रेन में रह रहे हैं, इनका रशिया से कोई भी किसी भी तरीके का लेना देना ना हो। और अगर आप जो वीडियो इंटरव्यू, और ये बहुत बड़े लेवल पे इसको कवर किया गया है, गार्जियन ने इसे उस टाइम कवर किया था 2018 में, फॉरेन पॉलिसी ने इस पे बहुत बड़ा लेक्चर दिया था। और अगर मैं आपको कुछ फेमस पब्लिकेशन है जिसको आप दिखा भी सकते हैं, इंक्लूडिंग एक ये सारे पीयर रिव्यूड पेपर्स हैं, जैसे द अज़ोव बटालियन एंड द यूरोपियन फार राइट बाय एंटोन शेकोसोव, जर्नल ऑफ डी रेडिकलाइजेशन 2015 में पब्लिश हुआ था। जो व्यूअर्स हैं दे कैन गो थ्रू। और ऐसे ही अगर आप इसमें जो नंबर 2 पे आप पढ़ सकते हैं, यूक्रेन्स Azov Battalion, a neo-Nazi militia that answers directly to Interior Ministry. So इस तरीके के जितने ऑर्गेनाइजेशन थे, ये काफी ज्यादा राइट विंग थे, and they did not want to be associated with Russia, Russian culture, or anything that represents Russia. और ये इस कदर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा साहब, ये पब्लिश नहीं होती है, स्पेशली जितने भी चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैं वो इस चीज को लेकर के कुछ भी लिखना नहीं चाहते हैं। आपको पता होगा कि जब प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, व्हेन ही अनाउंस्ड अबाउट द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, ही यूज्ड टू टर्म्स, डीनाजिफिकेशन एंड डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन। सो अगर आप इस चीज पर गौर करेंगे तो जो डीनाजिफिकेशन है, ये इन्होंने इस अल्फाज का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि 2015 में एक लॉ पास हुआ था यूक्रेन में अंडर पेट्रो पोरोशेंको। उसका नाम था डीकम्युनाइजेशन ऑफ यूक्रेन। अब नाम से आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा, लेकिन मैं बताता हूं। बाई 2016 तक इन्होंने 51,493 स्ट्रीट्स के नाम चेंज कर दिए थे। समझ रहे हैं? जैसे कश्मीर में कुछ जो गांव थे, मोहल्ले थे, उनके नाम चेंज किए गए। पाकिस्तान में कई सारे स्ट्रीट्स हैं, उनके नाम चेंज किए। 987 गांवों और शहरों के नाम चेंज किए गए। और लेनिन के 1320 मॉन्यूमेंट थे जिन्हें खत्म कर दिया गया। और एक कम 1070 ऐसे दूसरे मॉन्यूमेंट्स थे जो कि किसी न किसी तरीके से रशियन कल्चर को या रशियन हिस्ट्री को दिखाते होते थे। इन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया। तो जब, और ये इस वजह से हो रहा था बिकॉज जो उनका न्यो नाजी कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और दिस लॉ ऑल्सो एम टू राइट अ न्यू हिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ यूक्रेन which was not associated with Russian Federation. तो इस तरीके के जो लोग थे, इनकी बहुत ज्यादा वायलेंट टेंडेंसीज थी। और 17 दिसंबर 2013 को जब ये पैक्ट हुआ, उससे जस्ट पहले, कुछ दिन पहले, विक्टोरिया न्यूलैंड भी आई थी। वो मैदान स्क्वायर पे थी। इनफैक्ट उन्होंने, अगर आपको याद हो कि एक बड़ा ही फेमस किस्सा था जहाँ पे उन्होंने कुकीज बांटी थी। और लोगों का कहना था कि सैंडविच, जो कैश का जो वितरण हो रहा था, उसको बहुत अच्छा टर्म दिया था उन्होंने, सैंडविच कैश। वो, हाँ, सैंडविच कैश भी बांटा गया था। और इसकी जो मोस्टली अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की खबरें हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि जो फंडिंग थी वो जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस थे और जो ओलिगार्क थे, स्पेशली ये जो पेट्रो पोरोशेंको थे, ये भी अरबपति आदमी थे उस टाइम के, इस तरीके के इंडिविजुअल्स के थ्रू उसकी फंडिंग हुई। अब
इतना ज़्यादा वायलेंट नहीं था, लेकिन हाँ, अमेरिका इस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट कर रहा था। मैकेन ने ये कहा कि जो मैंने पिछले बार भी इसका ज़िक्र किया था, वी आर विद यू, द फ्री वर्ल्ड इज़ विद यू, द लीडर्स ऑफ द फ्री वर्ल्ड आर विद यू। और जब जो राइट विंग नेशनलिस्ट हैं, जब उन्होंने ये देखा कि जो लास्ट ऑफ दिसंबर था और जो स्टार्टिंग ऑफ जनवरी था, वहां पे ये जो प्रोटेस्ट थे वो धीरे धीरे फेड होने लगे थे। हालांकि 2000 से लेकर के कभी लाखों में भीड़ हो गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे वो फेड होने लगे थे। फिर सडनली 19 जनवरी को एक शख्स हैं, उनका नाम है, वो पिक्चर्स वॉलंटियर्स बटालियन के चीफ हैं, उनका भी जो फर्स्ट नेम है वो ओलेग करके हैं। तो उन्होंने इन चीज़ों को अपने हाथों में लिया और अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पे एक गुस्टोव की स्ट्रीट है, वहाँ पे पुलिस वालों के साथ पंगा लिया। और 19 से 22 जनवरी के बीच में सबसे पहले इस तरीके की खबरें आई कि जो पुलिस वाले हैं वो उनको टारगेट किया गया है। उसमें 3 या 4 या मतलब 2, 3, 4, 5 पुलिस वालों की उसमें मौत भी हुई थी। ओके। फिर यहाँ से वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया और मोलोटोव कॉकटेल, बार्ब्ड वायर्स, इस तरीके की चीजें, टायर्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल होना चालू हो गया। लेकिन इतिहास लिखा गया जो 18, 19 और 20 फरवरी है। 18 फरवरी को लगभग 20,000 लोग जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसके साइड को बढ़े। तो जो वहाँ की रैड पुलिस थी उन्होंने उनको पुश किया और उस दिन लगभग 24 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 10 लोग पुलिस थे और बाकी के लगभग 1 दर्जन जो कॉमन प्रोटेस्टर्स थे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी। फिर 19 फरवरी को वापस से काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखा गया और फाइनली 20, अच्छा, अब जिस टाइम ये मैदान के प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें वहाँ पे एंटी मैदान प्रोटेस्टर्स भी थे जो प्रो रशियन थे। वो लोग भी वहाँ पे कई ज्यादा थे और आपस में लोगों के बीच में बातचीत भी होती थी कि नहीं ये नहीं सही है, नहीं ये नहीं सही है। हालांकि कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं था और they never reached on an agreement regarding what is happening, what is not, what should be doing, what should be happening, what should not. So इस तरीके की चीजें। और कहा ये जाता है कि 20 तारीख को, कहा ये नहीं जाता, ये सारी चीजें मेंशन है। अब इसका एक दूसरा पहलू है वो मैं आपको बताऊंगा। एक प्रोफेसर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना रिसर्च पेपर छपा था जो कि रिसर्च गेट पे भी पब्लिश हुआ था। सडनली कहीं किसी स्नाइपर ने गोलियां चलाई, उसमें जो प्रोटेस्टर थे उनको भी लगी, जो पुलिस वाले हैं उनको भी लगी। और उस टाइम अंदर से ये आदेश आए कि आप फाइनली अब आप लोग आर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और वो इस कदर एस्केलेट हुआ कि बाय द एंड ऑफ द डे लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी थी। Oh God. और इसे कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा खूनी दिन था कीव की हिस्ट्री में। अब जब 100 लोगों की मौत हो चुकी थी तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का हाइपर चार्ज एनवायरनमेंट रहा होगा। खैर बहुत जल्दी में जो फ्रांस के मिस्टर लॉरेन थे उस टाइम विदेश मंत्री, और जर्मनी के विदेश मंत्री थे, उनका नाम शायद आपको बहुत पता होगा, फ्रैंक वॉल्टर। और पोलैंड के जो विदेश मंत्री थे रुदोस्लोव, इन लोगों ने एक एग्रीमेंट ब्रोकर किया यानुकोविच गवर्नमेंट के साथ, जो कि 21 फेब को अनाउंस हुआ। उसमें यह हुआ कि जो अभी की गवर्नमेंट है दिस इज बीइंग डिसॉल्व्ड और आने वाले 10 दिनों में जो है वो नई गवर्नमेंट बनेगी और जो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन है हम वापस वहां पे जाएंगे। वहां पे जो मेन पावर थी वो पार्लियामेंट्री थी, वो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ उनका सिस्टम नहीं था। हाँ, लेकिन इसमें एक और राइट विंग मिलिटिया थी, इनके इसके बारे में मैंने लिखा भी है। तो उनका ये कहना था कि साहब एग्रीमेंट और नो एग्रीमेंट, हमारे 100 लोग मरे हैं तो हम तो इस चीज का बदला लेंगे। और काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी और उस रात में जो वहां के तब प्रेसिडेंट थे मिस्टर यानुकोविच, he fled the capital for Russia because obviously he wanted to save his life. इसके बाद
विद इन आवर्स जो है वो नई गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी गई, अमेरिका ने उसको एक्नॉलेज भी कर लिया। आप देखिए कुछ घंटों की ही बात है, वहां पे एक्नॉलेज भी कर लिया, और जैसे ही ये सारी चीजें हुई मैदान रिवॉल्यूशन इमीडिएटली खत्म हो गया, रशिया ने जो इनके साथ एग्रीमेंट किया था ऑब्वियसली वो भी नल एंड वॉइड हो गया, इनको कुछ भी नहीं मिलना था। और अब 22 फेब को ये हुआ, और जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मिस्टर यानुकोविच थे उनका जो पॉलिटिकल बेस था वो साउथ ईस्ट यूक्रेन था, जो कि हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड था, माइंस थी वहां पे, बड़ी फैक्ट्रीज थी एंड ऑल दोस थिंग्स। वो लोग प्रो रशियन थे, तो उन्होंने एंटी मैदान प्रोटेस्ट इसी तरीके से जैसे मैदान में हुए थे ये करना चालू कर दिया। अच्छा, एक गौरतलब बात यह है कि 20 तारीख को क्राइमियन अथॉरिटी ने, जब तक ये 100 लोगों का इंतकाल नहीं होता इससे पहले इन्होंने एक बहुत ही ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को वार्निंग दी थी कि सिचुएशन किसी भी टाइम आउट ऑफ हैंड जा सकती है, किसी भी टाइम जा सकती है। अब उन्होंने सुना या नहीं सुना, उनके पास इतना ज्यादा वक्त था उस चीज पे एक्ट करने का या नहीं एक्ट करने का, ये तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी थी। और अमेरिका में आई गेस यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, वहां पे एक प्रोफेसर है, उन्होंने इस चीज पे काफी ज्यादा रिसर्च करके, अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्सेशन विद द पीपल हु वर देयर ऑन मैदान, तो इस चीज को उन्होंने पब्लिश किया है कि कुछ एक उस टाइम राइट विंग मिलिटिया थे जिन्होंने अपने मुंह से ये चीज एडमिट किया है कि मैंने 2 पुलिस वालों को मैंने खुद मारा। मैं और भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने एक लोगों की हत्या की, या फिर वो ऐसे किसी शख्स को जानते थे जो शख्स उस स्नाइपर को जानता था जिन्होंने पुलिस वालों और कॉमन पब्लिक पे गोलियां चलाई। हालांकि इसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसे आप कह सके कि प्रूफ करो, हाँ दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्सेशन दैट हैपेंड विद द राइट विंग पीपल हु वर देयर ऑन मैदान। अच्छा, और इसी के बाद जो है अब अज़ोव आती है पिक्चर में, लेकिन उसके पहले मैं क्राइमिया वाली चीज फिनिश कर देता हूँ। आपको पता है कि 1950 में जो 1954 में रशिया ने क्राइमिया को देन सोवियत रिपब्लिक को हैंड ओवर कर दिया था, और फरवरी 23 को लगभग जो वहाँ का सबसे बड़ा शहर है सेवास्तोपोल, वहाँ पे 20,000 लोग प्रो रशियन जमीन पे आए थे, वहाँ के मेयर को ओवरथ्रो कर दिया था। मार्च 16 को उन्होंने अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू हैव रेफरेंडम। मार्च 16 को रिजल्ट आ गया, 2014 की बात है, और मार्च 18 को पुतिन ने डिक्री साइन कर दी एंड क्राइमिया बिकेम द पार्ट ऑफ रशिया। इसके बाद जो सबसे बड़ी वायलेंस देखी गई थी वो 2 मई 2014 को देखी गई थी, जहां पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उड़ीसा में हुई थी। लगभग 48 लोगों को जला दिया गया था, 48 लोग मरे थे, कुछ लोगों को जला दिया गया था, क्योंकि ये जो भी वहाँ के ट्रेड यूनियन बिल्डिंग है वहाँ पे इन लोगों ने शरण ले रखी थी और पूरी की पूरी बिल्डिंग को जला दिया गया था। और जिन लोग मर रहे थे, हालांकि वहाँ पे कई ज्यादा जो लोग वहाँ पे थे जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, उन लोगों का कहना था कि पुलिस थी लेकिन कोई भी आ करके जो राइटर्स हैं इनको कोई रोक नहीं रहा था, इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा था एंड ऑल दोस थिंग्स। ये वो ही लोग हैं जो एक पॉलिटिकल जो राइट विंग था दैट वाज स्लोली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मिलिट्री राइट विंग, और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी वो अज़ोव बटालियन थी, जिसको लेकर के अभी आपने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। इन पे अच्छा खासा लिटरेचर अवेलेबल है, और इन लोगों का एक प्राइमरी मकसद ये भी था। अच्छा, 2015 में क्योंकि वायलेंस जो ईस्टर्न यूक्रेन में है वो बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ चुकी थी, और तो जो पेट्रो पोरोशेंको हैं उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, और वो भी कुछ ही घंटों का होगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गया, और इस कदर एस्केलेट हो गया कि जो यूक्रेन की एयरफोर्स है उसने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से डोनेट्स्क में बॉम्बिंग की थी। अगर आपको मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं तो डेट मेरे को नहीं याद है, लेकिन उन्होंने फाइटर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। ये लुगांस्क जून 2, 2014 की बात है। सुकोई 25 was used and it bombed the administrative building
इनफैक्ट बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि जो यूक्रेनियन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, दे ऑल्सो टुक पार्ट इन सो कॉल्ड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। और लुगांस्क में जून 2014 में सुकोई 25 बॉम्ब्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। सिमिलरली जुलाई 3, 2014 में स्लावियांस्क में इस तरीके की बहुत सारी फुटेज निकली जहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज को शेलिंग की गई थी। एंड दिस इज ऑल ओवर covered by the mainstream media। आप इसे कहीं पर भी चाहें, a normal Google search would provide you enough of evidence। इसी तरीके से अगर आप बात करें तो मई 2014 में अंदीव का सेटलमेंट और उसके आसपास में भी जो सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी बॉम्बिंग स्टार्ट हुई। और इनका प्राइमरी मोटिव इन लोगों का ये था, ऑब्वियसली बिकॉज ये नियो नाजी मिलिटिया थी, तो ये चाह रहे थे कि हम किसी तरीके से इन लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दें। और जब इस तरीके की चीजें हो रही थी तो डेफिनेटली रशिया इनडायरेक्टली इस चीज में घुसा एंड दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग आर्म्स टू द मिलिशिया ऑफ DNR एंड LPR। और इस तरीके से वहां पे फाउंडेशन जो है वो ले डाउन हुई फॉर अ वॉर दैट वुड हैपन सम इन फ्यूचर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि मिन्स्क 1 हुआ। मिन्स्क 1 में जो यूक्रेनियन अथॉरिटीज थी इन्होंने बैंकिंग एक्सेस कट कर दिया और भी जो सोशल सर्विसेज थी इस तरीके की एक्सेस को कट कर दिया। It could not survive. Similarly, Minsk 2, उसमें the same guy, Victoria Nuland, our own guy, उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा poisonous term रख दिया था कि जितने भी लोग हैं ये अपने हथियारों के साथ पहले सरेंडर करें, then ceasefire announced होगा, and वो भी नहीं काम आया। उसके बाद जो नॉर्मेंडी डायलॉग हुआ था, that also did not work because अब आप देखो कि जो एंजेला मार्केल है उन्होंने इस चीज़ को पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि हमारा पर्पस ही नहीं था कि शांति हो, हमारा पर्पस ये था कि यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस को हम इस तरीके से स्ट्रेंथन कर दें, हाँ, कि जिस दिन जब वॉर हो तो दे कैन डिफीट रशिया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि द वेरी फर्स्ट डे जब रशिया ने अपना SMO स्टार्ट किया था उसके पहले इतना ज्यादा वहां पे रिजर्व आ गया था बॉर्डर एरिया पे कि अगर रशिया ना करता तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 to 3 days दे वुड हैव स्टार्टेड ऑपरेशन। हाँ, इट वाज डेफिनेटली एन इन्वेजन बट इट वाज अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। राइट। This is how Russia tries to justify it. Whether it is justifiable or not, it is up to the viewers. ठीक बात है। व्यूअर्स, ये था आज का एपिसोड जिसमें हम लोगों ने इसकी बैकग्राउंड को फर्दर आगे कवर किया जहां हमने पिछली बार छोड़ा था उससे आगे। और इसका थर्ड एपिसोड हम बहुत जल्दी आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही फिर लेकर हाजिर होंगे। और तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए। और ये बैकग्राउंडर, और जब तक ये वॉर का सिलसिला नहीं आता है हम वहाँ तक इस पूरी कहानी को लेकर आएंगे और उसके बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि आगे फ्यूचर क्या नज़र आता है, तो उस पर भी अभिजीत अपनी राय देंगे। तो अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं बहुत जल्दी दोबारा फिर से। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद अभिजीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।